अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत आज हम राजस्व सुधार की बात करेंगे। तो राजस्व सुधार, जैसा आप जानते हैं कि प्रशासनिक सुधारों में अलाउद्दीन के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में हम प्रशासनिक विनियमन का अध्ययन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डिनेंसेस, मिलिट्री रिफॉर्म्स को करते हैं, सैनिक सुधार को करते हैं, राजस्व सुधार को करते हैं और जो बाजार व्यवस्था है उसको करते हैं। तो आज की क्लास में हम राजस्व सुधार पर बात करेंगे। राजस्व सुधार पर बात करने से पहले आप एक बात समझ लें, जब आपके एग्जाम में प्रश्न आता है मेंस में, तो अगर वो प्रशासनिक सुधार के बारे में पूछते हैं तो चारों को शामिल करना होता है। आप इसको भी शामिल करेंगे, सैनिक सुधार को भी शामिल करेंगे, राजस्व को भी करेंगे, बाजार व्यवस्था को भी करेंगे। अगर वो आपसे आर्थिक सुधारों के बारे में पूछते हैं तो आप इन दोनों को शामिल करते हैं, राजस्व सुधार को शामिल करते हैं और बाजार व्यवस्था को शामिल करते हैं। अगर वो आर्थिक विनियमन के बारे में पूछते हैं तो सिर्फ आपको बाजार व्यवस्था के बारे में लिखना होता है। ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम आर्थिक सुधारों के अंतर्गत जो राजस्व सुधार है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप प्रीलिम्स देते हैं, आप यूपीएससी करते हैं या पीएससी करते हैं, आईएएस के एग्ज़ाम्स देते हैं या पीसीएस के एग्ज़ाम्स देते हैं, प्रारंभिक परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं और मेंस के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही। अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधारों पर प्रश्न आते हैं, अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों पर प्रश्न आते हैं, बाजार व्यवस्था पर प्रश्न आते हैं। तो राजस्व सुधार, हम रेवेन्यू रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम क्या चर्चा करने वाले हैं, पहले इस बात को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे कि क्या उद्देश्य हैं राजस्व सुधार के। यानी हम इसमें ये बात करेंगे कि क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, क्या पाना चाहते हैं अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए वह राजस्व सुधार करते हैं। सबसे पहले इस बात की हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग इस बात पर बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या उपाय किए, कौन कौन से उपाय किए, इन बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे और अंत में हम लोग मूल्यांकन की बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी राजस्व सुधार के माध्यम से जो पाना चाहता है, जो उसके उद्देश्य है, क्या वो हासिल कर पाया, इसकी बात हम लोग करेंगे। यानी जब आप मेंस के क्वेश्चंस लिखते हैं तो निष्कर्ष क्या निकालना है आपको, उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर उद्देश्य में हम देखेंगे, जो पहला उद्देश्य है, पहला उद्देश्य ये है राजस्व सुधार का। इस उद्देश्य को समझने से पहले थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे। अलाउद्दीन साम्राज्यवादी दृष्टिकोण लगता है, यानी एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना चाहता है। उसने एक उपाधि भी लिया था, द्वितीय सिकंदर। सैद्धांतिक रूप से वह विश्व विजय की कामना करता था। उसका क्या मानना था कि हमें युद्ध करना है, राज्य को जीतना है, जीतने के बाद वहाँ व्यवस्था बनानी है, फिर हमें युद्ध करना है, राज्य को जीतना है, और इस तरह से वह पूरे विश्व को जीतना चाहता था। अब वो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण लगता है तो बड़ी सेना चाहिए, बड़ी प्रशासनिक व्यवस्थाएं चाहिए, बड़े पैमाने पर संसाधन चाहिए। अब संसाधन चाहिए तो उसके लिए धन चाहिए। तो यहाँ पर अलाउद्दीन के राजस्व सुधारों का जो उद्देश्य है वो है राजकोष को समृद्ध करना। राजकोष को समृद्ध करना, यानी वह बड़े पैमाने पर आर्थिक संसाधनों को इकट्ठा करना चाहता है। उद्देश्य क्या है उसका? साम्राज्यवादी है। एक मजबूत प्रशासन के लिए, मजबूत सैन्य व्यवस्था के लिए उसको धन चाहिए। तो सबसे प्राथमिक जो उद्देश्य है वो है आर्थिक रूप से राज्य को मजबूत बनाना। और दूसरा यह भी है
कि उस समय दिल्ली सल्तनत में विद्रोह की समस्या विद्यमान है और विद्रोह की समस्या का जो मुख्य कारण है यही राजस्व वसूलने वाले लोग हैं। जो बिचौलिया वर्ग है, मध्य वर्ग है, वही विद्रोह की समस्या का कारण भी है। अलाउद्दीन इन पर नियंत्रण भी करना चाहता है। वह इन पर नियंत्रण करके विद्रोह की समस्या का समाधान भी करना चाहता है और उसके माध्यम से जो वह निर्णय लेगा राजस्व सुधार भी होगा। तो दूसरा जो उद्देश्य है वह जो मध्य वर्ग है, जिसको आप बिचौलिया वर्ग भी कह सकते हैं, बिचौलिया वर्ग जो बहुत धनी हो चुका है और साथ साथ उद्दंड भी है, उद्दंड भी है और प्राय या विद्रोह की समस्या जो है उसको जन्म दे देते हैं, इनको भी रोकना चाहता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक इस बात पर चर्चा किया है कि राजस्व सुधार क्यों, यानी उसके उद्देश्य क्या है, इसकी चर्चा हमने की है। अब हम लोग बात करेंगे राजस्व सुधार में अलाउद्दीन खिलजी कौन कौन से उपाय करता है, तो हम लोग आगे देखेंगे। राजस्व सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी कौन कौन से उपाय करता है, इसमें कुछ निश्चित बातें हैं वो आपको जानना है। पहला कार्य वो ये करता है कि वह राजस्व में वृद्धि कर देता है। पहले के सिस्टम में जो रेवेन्यू है, राजस्व है, वो सामान्य रूप से 1/3 होता था। अब उसने क्या किया कि राजस्व को 50% कर देता है। इसका अर्थ क्या है कि जो भी आपका सकल उत्पादन है, ग्रास प्रोडक्शन है, उसका 50% वो रेवेन्यू को निर्धारित कर देता था। पहले क्या था, पहले ये 33% था। अब इसको ये समाप्त करके 50%, लगभग आधा कर देता है। और ये जो सुधार है ये वो दोआब के क्षेत्र में लागू करता है। दूसरा जो वो सुधार करता है, अनेक नए कर लगाता है, अनेक नवीन कर वह लागू करता है। जैसे एक कर है घरी कर, आप उसको गृह कर भी कह सकते हैं, घरों पर जो कर है। एक कर है चरी कर या चराई कर, जो चारागाह पर कर है वहां भी उसने कर लागू किया। इसके अलावा भी एक कर होता है, खम्स होता है, खम्स, आप इसको खुम्स भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, युद्ध में लूटा हुआ धन, युद्ध में लूटा हुआ धन। पहले क्या था, जैसे बड़े पैमाने पर सैनिक अभियान होते थे तो कोई निश्चित वेतन नहीं होता था, निश्चित सैनिक नहीं होते थे, उनको नियमित पैसा नहीं मिलता था। तो जो लूट का पैसा होता था, लूट में 80% वो सैनिकों को दे दिया जाता था और जो 20% होता था वो सुल्तान के पास में रहता था। लेकिन चूंकि अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक सुधार किया, एक नियमित सेना बनाई, उनको नियमित रूप से वेतन देना शुरू किया, तो राजस्व सुधार में उन्होंने क्या किया कि जो खम्स है, खुम्स है, उसमें 80% उसने अपने लिए रखा, राज्य के लिए रखा। एक यहाँ से भी धन उन्हें प्राप्त हो रहा है। और पहले जैसे जो जकात है, जजिया है, वो सब पहले जैसे ही चल रहे हैं। जकात का यानी जो मुसलमानों पर धार्मिक कर है उसको जकात कहते हैं, और जजिया या जिजिया भी आप जिजिया भी कहते हैं, ये गैर मुसलमानों पर लागू होता था। गैर मुसलमान यानी जो इस्लाम धर्म के अनुयायी नहीं है, जिनको अगर आप प्रीलिम की दृष्टि से देखें तो एक शब्द होता है, जिम्मी शब्द होता है, तो जिम्मियों पर लागू होता था, गैर मुसलमानों पर लागू होता था। यह कोई धार्मिक कर नहीं है, एक प्रकार से
जो गैर मुसलमान हैं, चूंकि सेना में नहीं रह सकते थे इस्लामी परंपरा के अनुसार, शरीयत के अनुसार, तो उनको अपनी सुरक्षा के लिए सरकार को टैक्स देना होता था। तो एक प्रकार से ये टैक्स था गैर मुसलमानों पर। तो यहाँ पर दो प्रकार की बातें तो हमने कर ली। पहला काम कि राजस्व को 50% किया, और दूसरा है कि अनेक नए प्रकार के कर लगाए। तीसरा उन्होंने जो महत्वपूर्ण काम किया है कि समस्त भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया। जैसे जो भी पहले इक्तेदार है, इक्ताएं चल रही हैं, या किसी को इनाम में भूमि मिली हुई है, आनुवंशिक रूप से कोई मालिक है, मिल्क है जिसको मिल्क कहते हैं, या कोई धार्मिक संपत्ति है, वक्फ है, सबको समाप्त कर देता है। कुछ मामलों को छोड़ करके अलाउद्दीन इनको समाप्त कर देता है और वह समस्त भूमि को अपने अधीन कर लेता है, यानी केंद्र के अधीन कर लेता है, सुल्तान के अधीन कर लेता है। खालसा भूमि उसे ही कहते हैं, यानी समस्त भूमि को उसने केंद्र के अधीन कर लिया। तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हो गया। अब इससे क्या हुआ कि जो राजस्व पहले अन्य लोगों को प्राप्त होता था, बिचौलिया वर्ग को प्राप्त होता है, वो सीधे केंद्र के पास में आ रहा है। तो इससे राजकोष बड़े पैमाने पर समृद्ध हो जाता है। चौथा काम उन्होंने किया है कि जो बिचौलिया वर्ग है, उस बिचौलिया वर्ग के उन्होंने विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया है। अब बिचौलिया वर्ग में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपने खुद के बारे में पढ़ा होगा, मुकद्दम के बारे में पढ़ा होगा, चौधरी के बारे में, ये बिचौलिया वर्ग है। अब खुद और मुकद्दम चौधरी क्या करते हैं कि ये राजस्व को वसूलते हैं, अपना भाग लेते हैं, शेष भाग को वो राजकोष में देते हैं, और इस क्रम में बड़े पैमाने पर करप्शन विद्यमान हो जाता है, भ्रष्टाचार विद्यमान हो जाता है, और बड़े पैमाने पर ये धन इकट्ठा करते हैं। धनी हो गए, आपस में गठजोड़ करके राज्य के समक्ष समस्याएं भी पैदा करते हैं। अलाउद्दीन चूंकि उद्देश्य में ही हमने बताया है इनको दंडित करना चाहता है, तो ये जो बिचौलिया वर्ग है, इनके जो विशेषाधिकार इनको समाप्त कर देता है। इसके बाद पांचवा उपाय क्या है, इसको देखना है। उन्होंने एक नया विभाग बनाया, और इस विभाग का नाम था दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज एक नया विभाग, बहुत पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो भी बकाया राजस्व है उसको वसूलना। बकाया राजस्व की वसूली इसका उद्देश्य है, यानी राजस्व के संदर्भ में जो अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार है, उनको समाप्त कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। एक बड़ा डेवलपमेंट ये होता है। छठा काम वो ये करता है कि जो भी राजस्व का निर्धारण है वो माप के आधार पर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो माप के आधार पर करता है। राजस्व का निर्माण या राजस्व का निर्धारण वो माप के आधार पर करता है, और इस संदर्भ में वह एक प्रणाली को अपनाता है जिसको कहते हैं मसाहत। प्रीलिम एग्जाम के लिए या वनडे एग्जाम के लिए ये सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मसाहत किसने प्रचलित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या है? राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली, माप पर आधारित है। जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बिस्वा के माध्यम से, बिस्वा माप की एक इकाई है, आज भी प्रचलित है, इसके आधार पर राजस्व का निर्धारण करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा
कि राजस्व सुधार में क्या क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी। वह कर में वृद्धि करता है, अनेक नए कर लगाता है, समस्त भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित करता है, बिचौलिया वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्त करता है। इसके अलावा भी वह एक नया विभाग बनाता है और राजस्व निर्धारण की एक नई पद्धति को जन्म देता है। तो राजस्व सुधार के ये उपाय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। अब जब भी आप सिविल सर्विसेज में आईएसपीसीएस के एग्ज़ाम में मूल्यांकन करते हैं तो वहाँ लिखा हो या न लिखा हो, आपको आलोचनात्मक दृष्टिकोण ही रखना होता है। इसका अर्थ क्या है, यानी ये दिमाग में आपको रखना है, आलोचनात्मक ही रहना है। अक्सर विद्यार्थियों के मन में रहता है कि जब भी, ये मेरा अपना अनुभव है कि जब भी हमने पूछा आलोचना में क्या लिखेंगे तो बच्चे सामान्य रूप से इसको नकारात्मक बिंदुओं को ही समझते हैं। सामान्य जीवन में भी हम जब ये कहते हैं कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो हम सोचते हैं वो हमारी बुराई कर रहा है, तो बच्चे अपने उत्तर में बहुत नकारात्मक बिंदुओं को लिखाते हैं, बल्कि ऐसी बात नहीं है। आलोचना में दोनों बिंदु शामिल होते हैं, नकारात्मक भी शामिल होता है और सकारात्मक भी शामिल होता है। अब यह नकारात्मक क्या है, जिस कठोरता से राजस्व सुधारों को लागू किया है अलाउद्दीन खिलजी ने, उससे आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। राजस्व 50% तो सीधे सीधे अधिकारी ले रहे हैं, इसके अलावा भी करप्शन विद्यमान है, समस्याएं हो रही हैं आम जनता को, तो आम जनता परेशान हो जाता है, किसान परेशान हो जाता है। और हमने पहले ही बताया है कि जो बिचौलिया वर्ग है, सामंत हैं या जो भी खुद है मुकद्दम हैं, अन्य बिचौलिया वर्ग हैं, उनसे विशेषाधिकारों को वो छीन लेता है, तो यह वर्ग भी बहुत परेशान हो जाता है। और ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि ये जो बिचौलिया वर्ग है इनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि जीवन यापन के लिए दूसरों के खेतों में, दूसरों के घरों में काम करने को मजबूर हो जाते हैं। तो ये थोड़ा नकारात्मक बिंदु की आप चर्चा कर सकते हैं। जहाँ तक सकारात्मक बातें हैं तो आप इसको उद्देश्य से देखेंगे कि जो उद्देश्य अलाउद्दीन ने निश्चित किए थे, क्या उद्देश्य थे। नंबर 1, राजकोष को समृद्ध करना, वो हुआ। अलाउद्दीन ने इसको पूरा किया, एक बड़ी सेना बनाई और जो भी उसका साम्राज्यवादी उद्देश्य है उसको पूरा किया, विद्रोहों की समस्या को समाप्त किया। दूसरा उद्देश्य था जो धनी और मध्य वर्ग है, उद्दंड है, उसका दमन करना, उस उद्देश्य में भी वह सफल होता है। तो इस तरह से आप मूल्यांकन में दोनों पक्षों को देख सकते हैं। अब जैसे आपके मेंस के एग्जाम में, अगर मेंस के एग्जाम में सीधे सीधे आता है कि राजस्व सुधार का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए, अगर ऐसा प्रश्न आता है आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हम फॉर्मेट करेंगे, आंसर फ्रेमिंग कैसे करेंगे, आंसर कैसे फ्रेम करेंगे। हर क्वेश्चन को आंसर लिखने से पहले आपको आंसर फ्रेम करना है सिविल सर्विसेज में। ये आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा ही लेना है। ऐसा नहीं कि पेपर मिला हमने तो पढ़ा, लिखना हमने शुरू कर दिया। हर पेपर में पहले प्रश्न को ठीक से समझना है, क्या पूछा गया है, उन शब्दों को ठीक ठीक ढंग से समझिए। उसके बाद आप सोचिए उसको हम कैसे लिखेंगे वैज्ञानिक ढंग से। यहीं से आपकी रैंक निर्धारित होती है, आपके मार्क्स निर्धारित होते हैं, आपकी सफलता निर्धारित होती है। अब यहाँ पर हम जैसे इसका उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले एक भूमिका बनाएंगे हम, और भूमिका कैसी होनी चाहिए, वो आपके सब्जेक्ट पर ही बेस्ड होनी चाहिए, विषय केंद्रित होनी चाहिए। ये बात दिमाग में रखना है। सिविल सर्विसेज में बार बार हम इस बात पर बल देते हैं कि जो आपके उत्तर का की पहली लाइन हो वो आपके विषय पर आधारित हो। जैसे यहाँ पर आपका विषय है राजस्व सुधार। राजस्व सुधार यानी अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत राजस्व सुधार, ये आपका विषय है। तो आप कैसे भी आप अपनी लाइन बना सकते हैं
कि अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जो राजस्व सुधार करता है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि अलाउद्दीन ने अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत राजस्व सुधार के रूप में महत्वपूर्ण प्रकार के उपाय किए, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और इस क्रम में वह पहले से चली आ रही व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाता है। कुछ इस प्रकार की भूमिका आप बना सकते हैं, विषय पर ही आपको केंद्रित रहना है। उसके बाद उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है आपको लिखना है। यहां पर मोटे तौर से हमने आपको दो प्रकार के उद्देश्य बताए हैं। नंबर 1, राजकोष को समृद्ध करना। उसकी व्याख्या में तमाम बातें हमने की। उसमें हमने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, सेना की आवश्यकता, प्रशासनिक संगठन की आवश्यकता, उसके लिए धन की ज़रूरत, यानी पहला पॉइंट है धन की आवश्यकता, और दूसरा है जो विद्रोही वर्ग है, बिचौलिया वर्ग है, उसको सजा देने की मनसा, सजा देने की इच्छा। ये दोनों बातें हमने आपको बताई हैं। इन दोनों बातों को आपको लिखना है। अपने मन से आपको इधर उधर कुछ भी नहीं लिखना है। सिविल सर्विसेज में बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से निश्चित होता है। अगर उपाय हमने बताए हैं, आपको उपाय लिखना है, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, कौन कौन से उपाय किया है, इन बातों को लिखेंगे। आपने देखा कि हमने कुछ निश्चित बिंदुओं को ही उठाया है, उन्हीं बिंदुओं को आप लिखेंगे। आप कम लिखेंगे कम नंबर, आप सारे बिंदुओं को लिखेंगे पूरा नंबर मिलेंगे। अगर आपको ज़्यादा शब्दों में लिखना है, 600 शब्दों में लिखना है, तो आप स्टेट सर्विसेज में जाते हैं तो आप इसको विस्तार दीजिए। आपको 150 शब्दों में लिखना है तो उतने शब्दों में आप उसको सीमित करिए। आप ये कला आपको सीखनी होगी, राइटिंग स्किल आपको डेवलप करना होगा। यहीं से आप में आपकी मेंस की सफलता सुनिश्चित होती है। हो सकता है आपके पास ज्ञान कम हो, लेकिन अगर कम ज्ञान के बाद भी लेखन कौशल आपका अच्छा है तो आपकी सफलता कोई रोक नहीं पाएगा। इसके बाद आप मूल्यांकन करें, और मूल्यांकन में हमने आपको बताया है कि क्या आलोचनात्मक ढंग से करना है, क्या नकारात्मक बिंदु हैं और क्या सकारात्मक बिंदु हैं। सकारात्मक में आप बताएंगे कि अलाउद्दीन अपने राजस्व सुधारों के माध्यम से अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर लेता है, अर्थात वह एक समृद्ध राजकोष के निर्माण में सफल होता है, जिससे वो बड़ी सेना का निर्माण करता है, विद्रोह की समस्या का निदान करता है, और साथ ही साथ वह जो उद्दंड मध्य वर्ग है, जो विद्रोही मध्य वर्ग है, उस पर भी नियंत्रण स्थापित कर लेता है। और इस प्रकार से राजस्व सुधार के माध्यम से वह अपने उद्देश्यों को पूर्ण रूप से अर्जित कर लेता है।